So, hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Aneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. So, आपका UGC NET दिसंबर 2023 में मैं अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट आपके पास अब 3 महीने बचे हैं। देखो आपका 19 सितंबर ऑलरेडी हो चुकी है, तो हाफ मंथ समवेयर ये हो गया। फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और हाफ मंथ आपके पास दिसंबर का होगा। तो ऑलमोस्ट अब आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं अपना यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने के लिए। देखो अब एक गलती हमें नहीं करनी। फर्स्ट थिंग, क्या गलती नहीं करनी सर? कि हमें वेट नहीं करना कि हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा। कई सारे बच्चे अभी भी मेरे से सर से पूछ रहे होते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो ये चीजें आपको मैटर करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप वेट करोगे कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, तो भूल जाओ, आपका नेट और जेआरएफ क्लियर होने वाला है। ऑलरेडी मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, तो आपने उसे एनालिसिस कर लिया होगा कि जो लेवल है एग्जाम का, अगर आपने जून 2023 देखा होगा तो जो लेवल है, जो डेप्थ है, वो बढ़ चुकी है एग्जाम की। तो मैं मानता हूं कि मिनिमम आपको 3 महीने तो देने ही देने पड़ेंगे अगर आपको नेट जेआरएफ निकालना है। और इन 3 महीने में भी तभी निकलेगा जब आप स्मार्टली एक्ट करोगे। वो अब टाइम नहीं रहा कि मैं बोलूं आप डिटेल्ड में स्टडीज कर लो, आप प्रॉपर बैठ के नोट्स, लेंथी नोट्स बना लो अपने, क्योंकि उसके लिए भी आपको ट्रूली बोल के चलूंगा 5 to 6 मंथ चाहिए होता है। बट हाँ, हम 3 महीने में भी नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हमें स्मार्टली वर्क करना होगा। अब इन 3 महीने को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है कि हमारा नेट जेआरएफ निकले, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो प्रण ले लेना है कि सर हमने आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, वेट नहीं करना कि कब नोटिफिकेशन आएगा। या सर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका हूं, ठीक। अब वो नहीं टाइम रहा कि मैं वेट करूंगा कि ठीक है नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद पढ़ लूंगा। कोई भी एग्जाम उन्हीं बच्चों का निकलता है जो पहले से प्रिपरेशन करते हैं, ना कि नोटिफिकेशन के बाद, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ज्यादा टाइम पीरियड होता ही नहीं है, ठीक। अब आते हैं इन 90 डेज की स्ट्रेटेजी के ऊपर, कैसे हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं अपना टाइम। देखो अब इन 90 डेज को मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा फ्रेम किया है कि आप लास्ट के 20 डेज रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रख दो, राइट। बचे हुए 70 डेज में हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मतलब आज से 70 डेज तक हमारा फोकस होगा हमारा सिलेबस कवर करना। एंड एज ऑल यू नो कि हमारे पास 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब पेपर 1 और पेपर 2 में क्या कर सकते हैं कि पेपर 1 को आपने 30 डेज दे दिए और पेपर 2 को आपने दे दिए 40 डेज। सर पेपर 1 को 30 डेज क्यों, पेपर 2 को 40 डेज क्यों? क्योंकि पेपर 1 के कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे को लगता है जिनको आपके पास एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हो गया, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 एज कंपेयर टू थोड़ा सा इजियर रहता है पेपर 2 के, पेपर 2 थोड़ा सा लेंथी होता है मेरे अकॉर्डिंग, ज्यादा डेप्थ होती है पेपर 2 के अंदर। इसलिए मैंने लगाया कि पेपर 2 में 40 डेज देंगे आपने और पेपर 1 में आपने 30 डेज देने हैं, ठीक। अब इधर क्या करना है, अगर मैं देखूं ऑन एन एवरेज तो आपके 10 यूनिट्स है पेपर 2 में और ऑलमोस्ट 10 के आसपास ही पेपर 1 में। तो ऑन एन एवरेज आपके पास पर यूनिट के लिए आपके पास आ गए 4 डेज। ऑन एन एवरेज पर यूनिट के आपके पास आ गए 4 डेज पर यूनिट के लिए। अब इधर ये नहीं है कि मैंने गांठ बांध ली कि हाँ भाई हर यूनिट को मैंने 4 डेज ही देने हैं। मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे स्मार्टली एक्ट करूंगा। स्मार्टली कैसे एक्ट करूंगा? सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस फिगर आउट करूंगा।
स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस फिगर आउट करूंगा। सर अब स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कैसे फिगर आउट करूंगा, मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक मॉक टेस्ट दे दूंगा। मॉक टेस्ट देने से मुझे यह पता चल जाएगा कि सर ये यूनिट्स मेरे वीक हैं और ये यूनिट्स मेरे स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि जो यूनिट्स मेरे स्ट्रॉन्ग होंगे मैं उसमें लेस टाइम लगाऊंगा और जो यूनिट्स मेरे वीक होंगे उसमें मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा। तो अगर मेरा कोई स्ट्रॉन्ग यूनिट है तो उसको मैंने 3 दिन दे दिए, अगर कोई मेरा वीक यूनिट है तो उसको मैंने 5 और 6 डेज दे दिए। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस है, आपने डिसाइड कर लेना कि किस यूनिट को कितने डेज देने। इन द सेम गो पेपर 1 में जैसे 30 डेज है तो ऑन एन एवरेज 3 डेज आ जाएगा पर यूनिट। तो यहां पे ये है जैसे कॉम्प्रीहेंशन है उसको आपने एक भी दिन नहीं देना, क्योंकि वो ऑलरेडी आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे, जब प्रैक्टिस करोगे, वो आपका कवर हो जाएगा, राइट। तो ऐसे जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपने ज्यादा दे दिए 4 to 5 डेज, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं आपके, उसको आपने कम टाइम दे दिया। ठीक ऐसे आपको स्मार्टली अपने 70 डेज को यूटिलाइज करना है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है हमने कि लेट से अगर मेरे पास एक सब्जेक्ट के 4 डेज हैं तो 4 डेज में ये ना हो कि मैं सिर्फ सारा कुछ कंसेप्ट पे ही टाइम वेस्ट कर दूं। आप क्या करोगे कि लेट से आपने 3 डेज तो कंसेप्ट पढ़ लिए, एक दिन आपने एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि पेपर में आना क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर, एमसीक्यू क्वेश्चंस। और यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिया और उसका सिलेबस देख लिया। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को अपने पास ही रखोगे। इससे होगा क्या, सिलेबस से आपको पता रहेगा कि भाई जब मैं पढ़ रहा हूं उस यूनिट को तो ये ना हो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स करे जाऊं जो एग्जाम में आने ही नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे बताएंगे कि कितना डेप्थ में जाना है मेरे को उस टॉपिक को कवर करते वक्त। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे हमें स्मार्टली एक्ट करना है। अब इसमें और स्मार्टनेस कैसे हो सकती है सर, और कैसे टाइम सेव किया जा सकता है कि सर मैं तो स्लो लर्नर हूं लेट से, तो आप क्या कर सकते हो, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए तो आपने 10 to 15 टॉपिक्स फिगर आउट कर लिए हर एक यूनिट में से जो आपको लग रहे हैं कि बहुत फ्रीक्वेंट आ रहे हैं और थोड़े टाइम पे मैं भी शायद आपके लिए कर दूं, वो आपने वो पहले पढ़ लिए, वो आपने पहले कवर कर लिए, रेदर देन पूरा कोई टॉपिक पढ़ने की बजाय जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए पहले, उसके बाद नॉन इंपॉर्टेंट पे आए। ठीक, समझ आ गया। अब इसमें एक डिस्क्लेमर ध्यान से सुनना। अब इधर मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी बताई कि आपको पेपर 1 को 30 डेज देने हैं और पेपर 2 को 40 डेज देने हैं। अब स्टूडेंट्स ना कई सारे डाउट्स आने लगे थे पिछली बार भी कि सर होता क्या है कि मेरे से एक सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ा जाता, मतलब मैं बोर होने लग जाता हूं जब मैं एक ही सब्जेक्ट पे पूरा टाइम लगाता हूं पूरे दिन का। तो इधर आपको क्या कर लेना है, देखो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो जैसे मैं पेपर डे 1 के लिए मैंने 30 डेज लिए, तो मैंने पेपर 1 का एक यूनिट सुबह उठा लिया, एक यूनिट बाद में उठा लिया, मतलब सुबह लेट से मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहा हूं और आफ्टरनून में या इवनिंग में मैं डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहा हूं। ठीक, तो आपके पास 6 डेज का टाइम फ्रेम है, आपको 2 यूनिट्स खत्म करने हैं। ऐसे से आपने एक कंबाइंड एफर्ट डाल लिया। या अगर सर नहीं मेरे को बिल्कुल मन नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने मॉर्निंग में पेपर 1 कर लिया और इवनिंग में पेपर 2 कर लिया। तो उसके अकॉर्डिंग बट आपको टारगेट रखना है कि आपके 70 डेज के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 खत्म हो जाना चाहिए और साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाने चाहिए। मतलब जब आप टाइम दे रहे हो तो कंसेप्ट को तो देना ही देना है, साथ साथ उस टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस कर लिए, चाहे यूट्यूब से कर लिए, चाहे जो बुक्स आपने अगर एनरोल कर रखा है तो आपको ई बुक्स मिली होंगी और हार्ड कॉपीज मिली होंगी, उस बुक्स के थ्रू आपने प्रैक्टिस कर लिए, जिस मर्जी के थ्रू कर लिए, बट उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए। रीजन बीइंग एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपने कंसेप्ट पढ़ा, आपने लेट्स से नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, तो आपने जो एक दिन पहले पढ़ा है कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन हो गई साथ साथ। ठीक, तो यहां पे हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ रिवीजन हो गया कि जब मैंने लेट से 2 दिन पहले कंसेप्ट पढ़े, अब आज मैंने उसके एमसीक्यूज लगाए तो मेरी एक रिवीजन हो गया, माइंड में सेव होना शुरू हो गया। ठीक, समझ आया। अच्छा, अब जैसे वीकेंड्स होते हैं तो उसमें हमारे पास ज्यादा टाइम होता है, लेट से या आप वर्किंग हो तो कभी ज्यादा टाइम अवेलेबल है वीक में, उस दिन आप क्या कर सकते हो, उस दिन आप जो पुराने उस वीक में टॉपिक्स पढ़े हैं उनको जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे उतना ही हमारा इंश्योर होगा कि भाई हमारे को वो आंसर रिमेंबर होगा एग्जाम के अंदर।
ये ना हो कि एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया, सीधा एग्जाम हॉल में जाके देख रहे हैं, तो वो होगा क्या, हमारा मेमोरी में कुछ भी सेव नहीं होगा। तो रिवीजन भी साथ साथ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने 70 डेज को डिवाइड करना है अपने अकॉर्डिंग। पहले मेरे को स्ट्रेंथ और वीकनेसेस फिगर आउट करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, सिलेबस देख के कि हाँ भाई ये मेरे को आता है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। मैंने एक मॉक टेस्ट दे दिया, मुझे पता चल गया कि भाई ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने डेज एलोकेट कर दिए या टाइम एलोकेट कर दिया कि इतने दिन में मेरे को ये कवर करना है। क्योंकि मैंने हर बार जैसे बोला है, जैसे प्लानिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर प्लान नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द डे सिलेबस इतना वास्ट है कि दिसंबर आ जाएगा और हमारा सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। ठीक, तो ये हमने देख लिया कि हमने क्या करना है। अच्छा, एक सैंपल बड़ा हुआ मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, जैसे मैंने क्या करा, यू पेपर 1 की बात कर लूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड को आपने 4 डेज दे दिए, रिसर्च एप्टीट्यूड को 5 डेज दे दिए, कॉम्प्रीहेंशन को आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे वहीं पे आपकी कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा। कम्युनिकेशन को आपने 3 डेज दे दिए, रीजनिंग में आप मैथमेटिकल रीजनिंग आपने 4 डेज दे दिए, डाटा इंटरप्रिटेशन में आपने 4 डेज दे दिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 3 डे दिए, फिर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में 2 डेज दे दिए, हायर एजुकेशन में 2 डेज दे दिए। अच्छा सर, लास्ट वाले में कम डेज क्यों दिए? क्योंकि जनरली बहुत ज्यादा फैक्चुअल होते हैं, तो एट एंड डेज, जैसे मैंने हर बार बोला कि आपको एंड में करना चाहिए, क्योंकि जितना फैक्ट याद कर लोगे उतना याद होगा। पेपर में घूम फिरा के कोई और फैक्ट आ जाता हो तो तब भी आपका आंसर नहीं होता। ठीक, लेकिन वहीं अगर आप डीआई या मैथमेटिकल रीजनिंग कर रहे होगे तो अगर वहां आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, तो आपका वहां पे पेपर में आंसर हमेशा सॉल्व होगा ही होगा वो। ठीक, जैसे मैंने डीआई की प्रैक्टिस कर ली और मेरे से डीआई सॉल्व होने लग गया, तो पेपर में भी बहुत ज्यादा चांसेस जाएंगे कि डीआई सॉल्व होगा। तो वहीं यहाँ अगर वो फैक्ट आपको रिमेंबर नहीं हुआ, याद नहीं आया पेपर के टाइम, तो वो कहीं ना कहीं गलत होना ही होना है। तो इसीलिए ज्यादा टाइम मैंने डीआई को थोड़ा दे दिया अपने अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसा अपना एक शेड्यूल बना सकते हो कि हाँ भाई मेरे को टीचिंग पीरियड बहुत डिफिकल्ट लगता है तो मैं इसको 5 डेज दूंगा। रिसर्च मेरे को लगता है कि मेरा बहुत अच्छा है तो उसे मैं 3 डेज ही दूंगा। तो जिस लेवल पे आपने प्रिपरेशन करी होगी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने डेज दे दिए। ठीक, सेम सेंस में अगर मैं पेपर टू कॉमर्स की बात कर लूं, तो पेपर टू कॉमर्स में आप क्या कर सकते हो, ये मैंने ऑन एवरेज डेज दे दिए आपको कि बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में 4 डेज, अकाउंटिंग में थोड़े दिन ज्यादा चले, एक भी 3-4 चीजें हो जाती है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाती है हमारे पास, इकोनॉमिक्स बहुत इजी लेवल की आ रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है सिर्फ, तो आपने 3 डेज दे दिए। राइट, बिजनेस फाइनेंस को आपने 4 डेज दे दिए, स्टैट्स में ज्यादा दे दिए क्योंकि स्टैट्स और रिसर्च करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। वहीं आपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कम दिन दे दिए, रीजन बिंग फैक्चुअल होता है और इजी होता है। ठीक, ऐसे आप अपने पेपर 2 का, चाहे कॉमर्स हो चाहे मैनेजमेंट, उसका एक टाइम फ्रेम जरूर बना लो कि हाँ भाई इतने दिन में मेरे को ये टास्क करने हैं खत्म। समझ आ गया? ये हो गया हमारा पोर्शन सिलेबस का। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, जब मैं एक बार सिलेबस खत्म कर लूंगा, साथ साथ रिवीजन करता रहूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता रहूंगा और अपना वीकली भी रिवीजन करता रहूंगा। फिर आ जाएंगे जब मेरा सिलेबस खत्म हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हमारा मॉक टेस्ट सीरीज और रिवीजन। अब लास्ट 20 डेज में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। लास्ट 20 डेज में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, पूरे कंप्लीट मॉक टेस्ट। अब उसमें क्या है, आपके पास 20 डेज है, तो 20 डेज में आपने क्या कर लेना है, ध्यान से सुनो, 10 लगा देने हैं मॉक टेस्ट, हमारे मॉक टेस्ट, और 10 डेज आपने दे देने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को। लेट से आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैंने सुबह उठा, मैंने मॉक टेस्ट लगाया पूरे 3 घंटे का, क्योंकि सिलेबस कवर हो चुका है, पूरे 3 घंटे का मॉक टेस्ट लगाया, 3 घंटे में मॉक टेस्ट हो गया। ट्राई करना कि हाँ भाई 2 hours 45 मिनट्स में ही आपका मॉक टेस्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 मिनट का इतना गैप होता है कि आप बचा सकते हो। तो 2 hours 45 मिनट्स में मैंने मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद आधा 1 घंटा आराम से रेस्ट किया, उसके बाद में एनालिसिस करने बैठा। फिर जो गलतियां थी, जो रिवीजन में मैं भूल चुका था, उसको मैंने पढ़ लिया। नेक्स्ट डे आया, मैंने मॉक टेस्ट की जगह मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लिया, लेट्स से मैंने जून 2023 का पेपर उठा लिया, वो पूरा 3 आवर्स में करा। फिर जो गलतियां थी और जो जो भूल चुका था उनको मैंने रिवाइज कर लिया या पढ़ लिया। मतलब मॉक टेस्ट दिया, प्रीवियस ईयर लगाए, और उसके बाद एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के छोड़ते रहोगे, अपनी गलतियां सही नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद हमने क्या करना है, अपना एनालिसिस करना है उसी डे की इवनिंग में।
ठीक, ऐसे आपके पास 10 डेज में आपके पास 20 आप पेपर्स दे चुके हो। और कहीं ना कहीं जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो सारे यूनिट्स कवर हो रहे हैं, सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, हर एक चीज कवर हो रही है, तो आपकी रिवीजन भी हो गई। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब ये आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, वहीं आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी। क्योंकि मैंने स्टूडेंट से जब क्लासेस देता हूं, जब वो बताते हैं, कई बच्चे जैसे डीआई में 15-15 20-20 मिनट वेस्ट कर देते हैं, जिससे होता क्या है, बाकी पेपर छूट जाता है। अब रीजन में क्या है? क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगा के नहीं जा रहे। क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि भाई डीआई में मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो डीआई को मैं एंड में करूं। हाँ भाई, ये डीआई इजी है, मेरे से जल्दी हो जाएगी, तो इसे पहले ही कर लूं। तो वहां पे जो एग्जाम हॉल के अंदर जो हमें स्मार्टनेस दिखानी है कि भाई किस क्वेश्चन को पहले करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, एंड तक लेके जाना है, किस में सिर्फ एक स्मार्ट गेस लेना है, वो चीजें हमें यहाँ पे अच्छे से हो जाएंगी, ट्रेंड हो जाएंगे हम उसके लिए। क्योंकि जब मैं पहला मॉक टेस्ट लगाऊंगा, मुझे पता चल रहा होगा भाई डीआई करने से मेरे से पेपर छूट रहा है, तो मैं अगले पेपर में डीआई एंड में करूंगा। वहां पे आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, और कैसे टाइम को मैनेज करना है कि हाँ भाई 1 घंटा पेपर 1 को देना है, 2 घंटे पेपर 2 को देने हैं, वो सारी चीजें प्रैक्टिस आपकी यहां पे हो जाएंगी। ठीक, समझ आ गया? ऐसे अब आपको अपने 90 डेज को यूटिलाइज करना है। अब देखो, प्लानिंग तो सब कर लेते हैं, प्लानिंग तो सब कर लेते हैं, मेन पॉइंट जो आता है वो आता है आपका इंप्लीमेंटेशन का। आज आपने बहुत अच्छी मेरी वीडियो देखी, आप मोटिवेट हो गए, आपने आज से, मैं आज से ही पढ़ना स्टार्ट करूंगा, आप बैठे, आपने अपना प्लान बनाया। अच्छा देखो, ये सारी जो प्लानिंग करी, जो स्ट्रेटेजी बनाई मैंने, ये मैंने एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई। अगर आपकी कुछ और प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपकी लर्निंग स्पीड डिफरेंट हो सकती है, तो हमेशा जो स्ट्रेटेजी बनाओ, जो प्लानिंग करो, अपने अकॉर्डिंग करो। ठीक, किसी पे रिलाय मत करो, तो अपने अकॉर्डिंग आप प्लान बना लोगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है? उस प्लान को इंप्लीमेंट करना। कंसिस्टेंसी से आपको 90 डेज पढ़ना है, तभी नेट और जेआरएफ निकलेगा। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि 90 डेज सब कुछ छोड़ के पढ़ना है, बट जो टारगेट आपने बनाया है उसको अचीव करने के बाद कुछ और करना है। उसको अचीव करने के बाद कुछ और करोगे तो आपका माइंड भी ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएगा जो अदर एक्टिविटी होगी। लेट्स से मैंने वीकेंड था, मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया, उसका एनालिसिस कर लिया या टॉपिक पढ़ लिया, उसके एमसीक्यूज लगा लिया, उसके बाद मैं मूवी देखने चला गया, तो माइंड को भी पता, हाँ मेरा आज का टास्क कंप्लीट है, तो मूवी देखने में मजा आएगा। वहीं अगर पहले मूवी देखने जाओगे ना, अब माइंड को कह रहा होगा यार, तुम अपने ही आपको धोखा दे रहे होगे कि हाँ भाई, माइंड को कह रहे होगे यार कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, और आपको भी पता है वो बाद में होएगा ही नहीं। अब आपको क्या करना है? कंसिस्टेंट रहना है। ठीक, तो अब क्या करना है? अपना टाइम टेबल क्रिएट करो स्मार्टली। अच्छा एक चीज और हमारी रेगुलर क्लासेस हो ही रही हैं, जैसे आप सबको पता है कि मंडे ट्यूसडे पेपर 1 और थर्सडे फ्राइडे पेपर 2। अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने मिस आउट कर दिए तो आप जाके चैनल पे देख लीजिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म होने के बाद हम आपके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह, जो न्यू टाइप के क्वेश्चन है, जो इन डेप्थ क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो डेली, मतलब मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे 5 PM चैनल पे लाइव आपको आना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक, 5 PM लाइव डेली आना है और प्रैक्टिस करनी है, तो यहां भी कहीं ना कहीं आपकी साथ साथ रिविजन होती चलेगी। समझ आ गया? अब जल्दी, अगर कोई डाउट है और कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क ऑन दी टेलीग्राम चैनल, दैट इज एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ बाय अनुज जिंदल, या फिर आप कॉल कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, या पर्सनली मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक, अब क्या करना है? आपको अपना यूट्यूब बंद करना है, अरे पहले वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और कमेंट में लिखने जाना है कि हाँ भाई सर मैं आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं। अपना यूट्यूब बंद करने के बाद एक प्लान क्रिएट करना है और जीआरएफ क्रैक करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।